उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से राहुल ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज़ करता। हालांकि मुझे फल वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई दिखा नहीं, लेकिन राहुल हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने राहुल को आवाज़ लगाई। अंदर से राहुल दौड़ता हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन ना जाने क्यों हर रोज़ की तरह फल वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब राहुल, मैं और ज्योति खुशी खुशी ज्योति के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने माँ से ज्योति और राहुल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि राहुल पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और मेरे ज्योति के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ न माँ, ज्योति कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे ज्योति के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था, कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार ज्योति को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फुट फुट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। राहुल की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, राहुल ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही, कम से कम राहुल के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। राहुल को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। राहुल के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और राहुल को उतना ही प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन राहुल को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की ही एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और राहुल को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने राहुल के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और राहुल भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था। मुझे राहुल की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई, राहुल दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज़ आई, कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही हो? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी, उसे कुछ हो जाता तो। एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फल वाले चाचा ही खड़े थे। राहुल यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, नीतू।
राहुल के पापा आए हैं, राहुल को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से राहुल दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद राहुल से मिल रहा था। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ ही रहा था ना। मैंने राहुल को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमी पर उतर आए हो, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हो, होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो। पटियाला सूट में मैंने पहली बार राहुल की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवेल लिए उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। ज्योति भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहे तो आग में कूद जाए, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर राहुल ना होता तो मैं भी कब से उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। ज्योति के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं नीतू के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। राहुल किसी नीतू आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये नीतू कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम राहुल के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर राहुल और नीतू के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या नीतू राहुल को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक नीतू मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर नीतू से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों तक एक दूसरे के साथ राहुल और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। नीतू अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुँचे। लिहाजा एक दिन नीतू ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। नीतू के पिताजी नहीं चाहते थे कि नीतू पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। नीतू के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही नीतू ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर राहुल को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि राहुल का हाथ थामे उसे नीतू में ज्योति नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जिद में चाचा की वो दुकान भी थी जहां कभी मैं बस का इंतज़ार किया करता था।
बस स्टैंड पर हाथ ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला, चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं। उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा की आंखें भर आई। तभी एक लाल बत्ती की सफ़ेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना कर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ़ नहीं करोगे? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम इसका दूसरा भाग अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल सके। धन्यवाद।